नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे इस वीडियो को क्लिक किया है। अब अगर आपने मेरे वीडियो को क्लिक ही कर दिया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो आइए हम अपने आज की कक्षा आरंभ करते हैं। पिछले वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ पढ़ा था। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय क्षेत्र लेकर आए हैं। विषय क्षेत्र में सबसे पहले हमारा बिंदु आता है राजनयिक संबंध, डिप्लोमैटिक रिलेशन। डिप्लोमैटिक रिलेशन यानी कि राजनयिक संबंध से हमारा क्या तात्पर्य है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम राजनयिक विषयों को लेकर के भी चलते हैं। राजनय का अर्थ संधि, वार्ता और मंत्रणा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्वाह करना, इन्हें मजबूत करना ही राजनय होता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम संधि वार्ता करते हैं, समझौता करते हैं या कोई मंत्रणा करते हैं, नीतियां बनाते हैं, उसे राजनय के अंतर्गत ही लाया जाता है या राजनय के अंतर्गत ही आता है। इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? बुद्धि, चातुर्य का इस्तेमाल होता है। इसमें बुद्धि और चातुर्य के बिना राजनय या राजनयिक जो है डिप्लोमेटर्स जो हैं वो बिना डिप्लोमेटिक के कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। इस चीज का आप ध्यान रखें। राजदूतों को कूटनीतिज्ञ भी कहा जाता है। कूटनीतिज्ञ क्यों कहा जाता है आप लोगों को पता होगा। हमने पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था कि कौटिल्य एक महान कूटनीतिज्ञ विचारक थे। उसी के आधार पर मैं आपको बताती हूँ कि राजनय को कूटनीतिज्ञ क्यों कहा जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का संचालन अगर हम करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर डिप्लोमेटर जो है वो कोई निर्णय लेता है, वो चतुराई से ही निर्णय लेगा, जहां बुद्धि का सबसे अत्यधिक प्रयोग होगा। दूसरे बिंदु पे आते हैं बच्चों हम, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम और उपनिवेश विरोधी आंदोलन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय क्षेत्र में कौन सा दूसरा बिंदु आता है? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद से संबंधित घटनाएं, राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम से संबंधित घटनाएं और उपनिवेश विरोधी आंदोलन से संबंधित घटनाएं, ये सभी विषय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आते हैं। आप लोगों को पता है बच्चों कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, ये सभी देश, इन सभी देशों में राष्ट्रवाद की लहर चल पड़ी थी। और 20वीं शताब्दी में एक सबसे बड़ी अनुपम घटना यह हुई कि सभी जगह से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ एक विरोध या एक संघर्ष चल पड़ा था और धीरे धीरे उपनिवेशवाद का और साम्राज्यवाद का अंत हो गया। तो ये सारी घटनाएं हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय क्षेत्र में शामिल होती हैं। नवीन स्वाधीन राज्य जो हैं या नवीन स्वतंत्र राज्य जो हैं, जो उदय हुए हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी गतिविधियों को प्रदर्शित करते हैं। अब आपको यह पता ही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विकसित राष्ट्र हैं, जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं, वो अपनी निरंतर गतिविधियों में अधिक संलग्न रहते हैं, जबकि नवीन उदित जो राष्ट्र हैं वो अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में हिस्सा लेने से कतराते हैं। इसलिए उन छोटे राष्ट्रों को, उन शक्तिहीन राष्ट्रों को बड़े राष्ट्रों के साथ संबंध बना के चलना, उनके साथ सहयोगात्मक दृष्टि से कार्य करना, ये सभी चीजें, ये सभी बातें, ये सभी विषय किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा तीसरा बिंदु आता है अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और क्षेत्रीय संगठन। जैसा कि बच्चों मैंने अभी आपसे कहा ऊपर कि राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम और उपनिवेश विरोधी आंदोलन, इनमें जिन नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने भागीदारी ली है ना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत, तो उन सभी देशों के लिए, जो स्वतंत्र हुए उन देशों के लिए और जो पहले से ही स्वतंत्र है उन देशों के लिए क्या चीज होगी? अंतर्राष्ट्रीय विधि
है ना। अंतर्राष्ट्रीय विधि मतलब ऐसा कानून जिसके आधार पर पूरा विश्व चलता है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो है उस पर खड़ा हुआ है। तो वही अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है सभी अंतर्राष्ट्रीय, संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समाज को मान्य होंगे। जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर हमारी सरकार कार्य करती है और राष्ट्रीय कानूनों को हम आम जनता मानती है, उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून बनता है वो सभी राज्यों को मान्य होगा। अब अंतर्राष्ट्रीय विधि को कानूनों का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समाज की यह सभी जो विधि है, ये कानून है, किसकी सहमति से बनाया गया है? संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सहमति से ही बनाया गया है। अब दूसरी बात आती है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन से? अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में वे सब संगठन आते हैं, है ना। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय संगठन भी आ गए और राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्यों से संबंधित जो आर्थिक और राजनीतिक विषयों को लेकर के जो संगठन बनाए गए हैं वो संगठन भी इसके अंतर्गत आ गए। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सबसे पहले बात होती है, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना वो था राष्ट्र संघ, है ना। और अब जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। ये आप सभी को पता है। संयुक्त राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद है उसका कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है और उसका कितना महत्वपूर्ण दायित्व है संपूर्ण विश्व में या संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने जिम्मेदारी को, अपने उत्तरदायित्व को निभाना। इसी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साथ कौन से संगठन आ जाते हैं? क्षेत्रीय संगठन। क्षेत्रीय संगठन कौन से? जो 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर के बनते हैं, जो पड़ोसी राज्यों को मिलाकर के बनते हैं, जो आर्थिक उद्देश्यों, राजनीतिक उद्देश्यों को मिलाकर के बनते हैं। इनमें किसका नाम हम ले सकते हैं? यूरोपियन यूनियन का हम नाम ले सकते हैं, आसियान का हम नाम ले सकते हैं, और हम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का नाम ले सकते हैं, जिसे हम सार्क या दक्षेश के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से अफ्रीकी यूनियन का हम नाम ले सकते हैं। तो समझ में आया बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है? जो वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर जो कानून बनाया गया है सबकी सहमति के आधार पर। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन से हो गए? जैसे संयुक्त राष्ट्र संगठन हो गया, है ना, और WTO हो गया, WHO हो गया, और क्षेत्रीय संगठन कौन से हो गए? यूरोपियन यूनियन हो गया, आसियान हो गया, और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन हो गए। अगले बिंदु पे हम आते हैं, युद्ध, शांति और निशस्त्रीकरण से संबंधित मामले। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में युद्ध एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में युद्ध ही एक अंतिम विकल्प नहीं है। युद्ध के अलावा हमें शांति और सहयोग की संभावनाएं भी हमें ढूंढनी होंगी। यह विषय भी हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शामिल किया गया है। साथ ही दूसरी बात इसमें बताई गई है निशस्त्रीकरण, मतलब शस्त्रों की दौड़ में कमी हमें करनी होगी, क्योंकि अब वर्तमान में सैनिक और असैनिक ठिकानों को समाप्त कर देना है, या सैनिक या असैनिकों में ही युद्ध होना ही मात्र युद्ध नहीं है। इसमें जनता भी प्रभावित होती है और अणु बमों का जो खतरा है वो आम जनता पर भी पड़ता है और बहुत लंबे समय तक इसका खतरा जो है हमारे ऊपर मंडराता रहता है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं भी हमारे सामने बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर अत्यधिक बल देना होगा। ये सभी मामले जो हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शामिल किए गए हैं। इसके बाद अगला विषय आता है अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर बल देना। पिछले ही स्लाइड में हमने अंतर्राष्ट्रीय विधि की बात की थी, वही बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर किस प्रकार से बल देना, कि आज वर्तमान में जिस प्रकार से व्यक्ति बिना नियमों, कानूनों के और रीति रिवाजों के नहीं रह सकता, उसी प्रकार से ही अंतर्राष्ट्रीय समाज में जो राज्य हैं वो भी बिना नियमों और कानूनों के नहीं रह सकते, नहीं चल सकते। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना प्रत्येक राज्य को जरूरी है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अगला विषय आता है विदेश नीति निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी राज्य हैं वे सभी राज्य अपनी एक
इस प्रकार की विदेश नीति का निर्माण करें जिससे कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रख सकें, क्योंकि विदेश नीति इस प्रकार की होगी कि हमारे राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी एक अहम भूमिका नजर आएगी। इसी के साथ हमारा अगला जो बिंदु है वह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ये उपयुक्त विषय तो शामिल है ही, साथ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वर्तमान समय में जो स्वरूप बदल रहा है, अब कुछ नए विषय भी इसमें प्रासंगिक हो गए हैं, जैसे प्रभुत्व संपन्न राज्यों की संख्या में वृद्धि। यूएनओ में 1945 में जब यूएनओ का निर्माण हुआ था तब 51 सदस्य थे इसके अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत सदस्य हो गए 193 सदस्य हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब स्वतंत्र राज्यों की संख्या जो है, संप्रभु राज्यों की संख्या जो है वो निरंतर बढ़ती ही जा रही है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्वरूप में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि छोटा सा राष्ट्र भी इतना ज़्यादा अधिक टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, अपनी नवीन शिक्षण प्रशिक्षण के अंतर्गत इतना अधिक प्रभावशाली हो गया है कि वह दूसरे राष्ट्रों के साथ भी कंधे से कंधा मिला करके चल सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वे नवीन स्वतंत्र राज्य भी जो अविकसित हैं उनका भी महत्व बढ़ गया है ना, और विकसित राष्ट्रों का महत्व तो है ही प्रारंभ से। अब दूसरा विषय इसमें जो जुड़ा है नवीन टेक्नोलॉजी। आप समझते हैं बच्चों कि नवीन टेक्नोलॉजी ने किस प्रकार से अणु बमों का आविष्कार किया है, परमाणु शस्त्रों का आविष्कार किया है, नाभिकीय शस्त्रों का आविष्कार किया है, और किस प्रकार से हम एक छोटे से स्थान पर बैठ करके भी हम एक बड़ी से बड़ी लड़ाई भी लड़ सकते हैं। इसीलिए प्रश्न ये उठता है कि क्या ये जो नवीन टेक्नोलॉजी है ये हमारे लिए अशांति के क्षेत्र को बढ़ावा देगी, या क्या हम इस नवीन टेक्नोलॉजी का हम ऐसा प्रयोग करें कि विश्व में शांति स्थापित हो और विश्व आर्थिक दृष्टि से और सबल हो सके और मजबूत हो सके। इन विषयों पर हमें ध्यान देना होगा। उसके बाद अगला विषय आता है गैर राज्य संगठन। गैर राज्य संगठनों में आते हैं आतंकवादी संगठन आते हैं बच्चों, जिहादी गुट संगठन आते हैं, नक्सलवादी आते हैं। ये संगठन ऐसे आते हैं कि इनका अध्ययन भी हमें करना आवश्यक है। इनसे किस प्रकार से हम निजात पा सकते हैं यह भी हमारे लिए अति आवश्यक है। इसके अलावा बच्चों और भी बहुत से गैर राज्य संगठन हैं जो आते हैं, जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ये भी गैर राज्य संगठनों में आते हैं। लेकिन ये सब आर्थिक विकास के लिए हैं, इसीलिए इसी तरह से G8 है ना, WTO है, WHO है, ये सब भी गैर राज्य संगठनों के अंतर्गत ही आते हैं। इन सब का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आवश्यक है। इसके बाद अगला बिंदु आता है हमारा कि एक ध्रुवीयता से बहुध्रुवीयता की ओर। बच्चों जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और उसके बाद कोल्ड वार, यूएनओ बना और फिर कोल्ड वार शुरू हुआ, और कोल्ड वार जब शुरू हुआ तब उसमें सोवियत संघ और अमेरिका ही दो सर्वा शक्तियां रही, और सोवियत संघ हर संभव अमेरिकी विचारधारा को दबाने की कोशिश करता रहा, और उसी प्रकार से अमेरिका भी सोवियत विचारधारा को दबाने की कोशिश रहा। अंततः परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि सोवियत संघ 15 गणराज्यों में विभक्त हो गया और एकमात्र शक्ति और कौन बचा? संयुक्त राज्य अमेरिका ही बचा। और आप देख सकते हैं बच्चों कि संयुक्त राज्य अमेरिका ही पूरे विश्व पर अपना आधिपत्य या वर्चस्व जो है जमाए हुए था। लेकिन अब परिस्थितियां किस प्रकार की आ गई हैं बच्चों? अब परिस्थितियां आ गई हैं, बहुध्रुवीयता की परिस्थितियां आ गई हैं। अब वे राष्ट्र जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शक्तिहीन हो गए थे वो सर्वे सर्वा हो गए हैं, और आज अगर हम भारत को देखें तो वह भी अपनी एक अहम भूमिका निभाए हुए है। चीन भी है जो अपनी अहम भूमिका निभाए हुए है, और कुछ ऐसे संगठन हैं, क्षेत्रीय संगठन हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को प्रभावशाली रूप से खड़ा किया, जिसमें हम यूरोपीय संघ की बात कर सकते हैं, अफ्रीकी संघ की बात कर सकते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से अब देखो, अब जापान को देखो, जापान से बनने वाली जो जापान पर जो अमेरिका ने अणुबम गिराया था उस समय वो बहुत शक्तिहीन हो गया था, लेकिन अब वह इतना प्रभावशाली है कि टेक्नोलॉजी में वो सर्वा रहता है, आगे रहता है। तो कहने का तात्पर्य बच्चों यही है कि आज विश्व एक ध्रुवीयता से बिल्कुल दूर हटता जा रहा है और बहुध्रुवीयता की ओर अग्रसर
हो रहा है। आज हमारे पास सहयोगात्मक क्षेत्रों में मात्र अमेरिका ही दिखाई नहीं देता, और भी अन्य राष्ट्र हैं जिसमें हम आर्थिक और राजनीतिक समझौते कर सकते हैं, अपने सहयोग के क्षेत्रों को हम बढ़ा सकते हैं बच्चों। अब उसके बाद आता है अगला पॉइंट आता है वैश्विक पर्यावरण संरक्षण। अब आप बच्चों की आप लोग समझते हैं कि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ है और टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से बढ़ रही है, हमने पर्यावरण की उपेक्षा करना शुरू कर दिया है, हमने पर्यावरण को महत्व देना बंद कर दिया है। तो इससे क्या नुकसान हुआ बच्चों? इससे पर्यावरण नष्ट होता चला जा रहा है, नष्ट होता चला गया। तो पर्यावरण नष्ट होता चला गया तो क्या हुआ कि नवीन प्रकार की नवीन हमारे पास समस्याएं आने लगी, नवीन बीमारियां आने लगी। इससे क्या स्थिति पैदा हो गई कि इससे ये स्थिति पैदा हो गई कि बहुत से जीव जंतुओं की प्रजातियां ही खत्म होने लग गई, है ना। और नाना प्रकार की ऐसी बीमारियां हम लोगों के ऊपर आक्रमण कर रही हैं जिसका हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। तो हमें वैश्विक पर्यावरण के प्रति भी चिंतित होना बहुत स्वाभाविक है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पर्यावरण को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया गया है, महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाया गया है कि हमें पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी हमें अध्ययन करना होगा। कि अगर हम अध्ययन नहीं करेंगे, हम उसके बारे में जानेंगे नहीं, नवीन टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें पर्यावरण को भी किस प्रकार से सुरक्षित रखना है, यह भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके बाद अगला बिंदु आता है बच्चों, एक नवीन बिंदु जो हम देखते हैं कोविड-19 के तहत देख सकते हैं, जैविक युद्ध का जो प्रकोप है। मतलब अब अणु बमों का, नाभिकीय शस्त्रों का कोई प्रयोग नहीं है। अब किस प्रकार का प्रयोग, युद्ध के लिए किस प्रकार का प्रयोग हो रहा है? जैविक। इस प्रकार की महामारी फैलाई जा रही है जिससे कि कुछ ही लोग नहीं, बहुत सारे अधिक संख्या में असंख्य लोग जो हैं पीड़ित हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। कोई इलाज नहीं, कोई टीकाकरण नहीं, कुछ नहीं, किसी चीज का भी। और धीरे धीरे करके पूरा इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय समाज जो है बहुत सख्ते में आ गया, बहुत अचंभित हो गया कि ये हुआ क्या। तो ये क्या है? ये एक नवीन टेक्नोलॉजी का ही तो रूप है ये बच्चों। तो ये टेक्नोलॉजी ने इससे हमें अपने आप को नष्ट नहीं करना है टेक्नोलॉजी से, बल्कि हमें अपने आप को आगे उभारना है, विश्व में शांति बना के रखनी है, विश्व को विकास करना है। तो बच्चों मैं यही कहना चाहूंगी कि अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो विषय क्षेत्र हैं वो बदलते जा रहे हैं। कुछ विषय क्षेत्र ऐसे भी होंगे जो आपके मन में भी आ रहे होंगे, उनको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किन मुद्दों को लेकर के हम चर्चा कर सकते हैं। बच्चों अब हम आते हैं निष्कर्ष पे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र जो है संक्षिप्त नहीं है बच्चों, बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है। जो विषय पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं, संपूर्ण राज्यों को प्रभावित करते हैं बच्चों, वे सभी विषय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत शामिल होंगे ही होंगे। इसके अंतर्गत हम राज्यों के संबंधों के सभी पहलुओं का अध्ययन करते हैं, चाहे वे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, लेकिन वो प्रभावित किसको होना चाहिए? संपूर्ण वैश्विक समाज को प्रभावित करने चाहिए, तभी वो विषय शामिल होंगे। इसके बाद राज्य के संबंध वैरपूर्ण हो सकते हैं, मैत्रीपूर्ण, तटस्थ भी हो सकते हैं। मतलब कि द्वंद्व भी हो सकता है संबंधों में, मित्रता भी हो सकती है और तटस्थता भी हो सकती है, लेकिन ये सभी संबंध जो हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शामिल होंगे, उनके विषय क्षेत्र में शामिल होंगे। युद्ध जैसे संकट में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होता है, लेकिन ये न्याय संगत नहीं है। इसीलिए कि युद्ध होता है, ये चाहे वो आणविक युद्ध हो, जैविक युद्ध हो, किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन नहीं करेंगे, राज्य कानूनों का पालन नहीं करेंगे, तो कोई अन्य राष्ट्र, अन्य विकसित राष्ट्र जो है वो किस प्रकार से हमारी सहायता कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में हम इसके महत्व के प्रति चर्चा करेंगे। धन्यवाद।